B.R. Kapoor वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001। इस केस को जयललिता के केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड का इंस्पेक्शन करता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेस्ट में आर्टिकल 191 में बताए गए हैं। 191 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ की बात करता है। क्वालिफिकेशन की बात आपका आर्टिकल 173 करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्ड में जो है। 191 के जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स की बात करते हैं। आर्टिकल 191 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो कहता है कि दैट पर्सन holds in under the government of India or the government of any state. B कहता है if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. C कहता है कि if he is an undischarged insolvent. D कहता है कि if he has acquired the citizenship of another country or foreign state, or he is acknowledged his or her allegiance or adherence to a foreign state. और फिर E कहता है कि if he is disqualified by or under any law made by parliament in this regard. 191 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्ड में जो है ये प्रोविजंस की बात करता है, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है कि इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन की बात कही गई है कि कब और किस पोजीशन में एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो किसी मेंबर पर लागू होंगे। ये आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 इसकी बात करता है। आर्टिकल 191 जो कहता है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन as for being a member of legislative assembly or legislative council of a state. जिन ग्राउंड्स की बात अभी हमने की उस ग्राउंड्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स के रिगार्ड में जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर आपके अंदर ये चीजें होंगी तो आप जो हैं असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते हैं, या जो आपका राज्य विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेचर है उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। यही सवाल जो है B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया था, जहां पर कि मिसेस जयललिता इंडियन पैनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्टेस्ट में कन्विक्टेड थी, सेंटेंस थी ऐसे अपराध में जिसमें की सजा 2 या 2 साल से ज्यादा की थी जो है, और वो उनकी पार्टी वहां पर 2/3 बहुमत से चुनाव जीतती है। पार्टी उन्हें विधायक दल का नेता चुन लेती है, उन्हें मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया जाता है, और ऐसे में उनके मुख्यमंत्री अपॉइंट होने के बाद एक सवाल आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कोई मेंबर या कोई पर्सन जो है हाउस का मेंबर होने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो कैसे उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर हो सकता है, या ऐसे किसी पर्सन को जो है गवर्नर ने किस तरह से अलाउ कर दिया जो है चीफ मिनिस्टर होने के लिए, तब जबकि गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 159 में प्रोटेक्ट, डिफेंड और सिक्योर करने की ओथ ले रखी है। तो एज पर द फैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, what Supreme Court observed, a minister must be a member of the Legislative Assembly, and being member of Legislative Assembly, he is representative and accountable to the people of the state. I'm talking about a member.
but a non-member who does not possesses the prescribed qualification as mentioned in Article 173, or a person who has been disqualified under Article 191 of the Constitution, such a person cannot be appointed as Chief Minister or Minister. जयललिता इस केस में डिस्क्वालिफाइड थी अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके तहत वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी, लेकिन उनकी पार्टी, जिसको कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, उसने उन्हें पार्टी दल का नेता चुन लिया और इसके बाद उन्हें गवर्नर ने तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। The question before the court was that whether the conviction of a person for an offense which disqualifies her to be a member of the state legislature would not prevent her from becoming the chief minister, या इस तरह से कहूं कि क्या एक कन्विक्टेड पर्सन मुख्यमंत्री बन सकता है? कैन अ कन्विक्टेड पर्सन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर? पिटिशनर ने जो कोर्ट के सामने अपना तर्क रखा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मेंबर भी जो है मुख्यमंत्री या मिनिस्टर बन सकता है। Such a person can be appointed as a minister or chief minister under Article 164 subclause 4, जो कहता है कि a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period ceases to be a minister जो है, यानी कि ऐसा मंत्री जो 6 महीने तक अगर किसी भी हाउस से चुनकर नहीं आता है तो वो मंत्री नहीं रह जाएगा, तब जबकि वो किसी भी सदन से चुनकर आया हुआ नहीं है। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ये एक्सेप्शनल है, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज किए जाने के लिए है कि तब जबकि कोई पर्सन वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, और ऐसे में उसको अगर मेंबर अपॉइंट, ऐसे में अगर वो मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है तो उस पोजीशन में उसको 6 महीने तक का समय दिया गया है कि 6 महीने में वो इलेक्ट होकर वो आए जो है और वो जिस पोजीशन पर है उसको प्रॉपरली सोन इन करे जो है, चाहे वो मिनिस्टर की पोजीशन पर है वो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में है जो है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ये जो प्रोविजन है, इट्स अ टाइप ऑफ गुड गवर्नेंस दैट इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर ऐसे किसी व्यक्ति का हम अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं जो कि हाउस का मेंबर होने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 इट शुड नॉट बी रीड as to allow such a person or such persons, those who are ineligible or a person is ineligible at the time of appointment to become ministers। यानी कि वो एलिजिबल ही नहीं है, जब वो किसी हाउस का मेंबर होने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो हाउ सच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर by taking the defense of article 164 सब क्लॉज 4। दूसरा जो कोर्ट अपनी बात कहता है, कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 को जो है इसको आर्टिकल 163, 173 और 191 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो है। तो कोर्ट यहां पर इस बात को जस्टिफाई करता है कि यहां पर कि कोर्ट की इन सभी प्रोविजंस को साथ पढ़ने का मतलब कोर्ट कहता है कि
जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की बात हो रही है, उस कॉन्टेस्ट में जहां पर कि जो जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस को लेकर जो है, तो उस पोजीशन में जो है, उस पोजीशन में जो है हाउस का मेंबर होने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर बीइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। वो मेंबर ऑफ द हाउस होगा तब वो मिनिस्टर होगा, तब वो चीफ मिनिस्टर होगा, तब उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसा कि आर्टिकल 163 कहता है। और एलिजिबिलिटी की बात आपका आर्टिकल 173 कहता है। अगर एलिजिबिलिटी क्लॉज में अगर ये लिखा है कि 173 सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि दैट पर्सन मस्ट possesses other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament, जो है तो पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई और लॉ है जिस लॉ में जो है कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो उस क्वालिफिकेशन को भी उसको जो है पजेस करना होगा जो है। इसके बाद 191 के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है जो है। तो कोर्ट ने एकदम क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 मस्ट बी read in conjugation with Article 163, 173, and 191 of the Constitution, and also as well as in conjugation with the Representation of People Act 1951. फिर कोर्ट कहता है कि किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट मिनिस्टर के रूप में करना तब जबकि वो व्यक्ति जो है किसी भी जबकि वो व्यक्ति जो है लेजिस्लेचर यानी विधानसभा का मेंबर नहीं है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शन क्लॉज है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शन क्लॉज है, जबकि नॉर्मल रूल हमारे संविधान का ये है कि अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। कोर्ट ने अपनी बात को जस्टिफाई किया कि एन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज अ मिनिस्टर while that person was not a member of the legislature, it is an exceptional clause given in our constitution. But in normal sense, in general sense, a minister must be a member of the legislature at the time of the appointment. फिर कोर्ट आगे कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 it must be read with आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2, जो कि मिनिस्टर्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो ऐसे में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अगर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अपॉइंटमेंट के समय किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था और 6 महीने तक अगर वो उसे हाउस का मेंबर उसको हो जाना है, तो उसके कहने का मतलब ये यहाँ पर कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 का जो मैंडेट है कि जहां पर कि लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यहाँ शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर वही है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली या हाउस का मेंबर पहले से है। पहले से हाउस का मेंबर नहीं है तो 164 सब क्लॉज 4 का प्रोविजन दिया हुआ है कि नॉन मेंबर भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबर होना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नॉन मेंबर जो हाउस का मेंबर है ही नहीं जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? तब जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? तब जबकि वो किसी भी तब जबकि वो हाउस का मेंबर होने की एलिजिबिलिटी ही नहीं रखता है। 173, 191 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 163 के जो प्रोविजंस हैं वो उसको मेंबर होने से अगर रोकते हैं, तो कैसे वो मिनिस्टर हो सकता है या चीफ मिनिस्टर हो सकता है?
फिर हाँ, फिर कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 के जो प्रोविजन है वो ये बताते हैं कि कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर हो सकता है, मतलब a person who has been appointed as minister ceases to be a minister if he is not become a member of the legislature within the shortest period of time। यानी जो 6 महीने का समय वहां दिया गया है, अगर 6 महीने में वो सदन का सदस्य नहीं बन जाता है तो वो मिनिस्टर होने से डिबार हो जाएगा। इसका मतलब कि ये प्रोविजन ये जस्टिफाई करता है कि मिनिस्टर होने के लिए जो है मेंबर होना जरूरी है, और ऐसे में जो है आपको 6 महीने के अंदर आपको अपनी उस पोस्ट पर जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। जो है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 SCC 126 के केस का यहाँ पर रेफरेंस देता है। कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 यहां मेंशन करता है। कोर्ट कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो है कोर्ट इन दिस केस द कोर्ट clarified that the absence of the expression from amongst member of legislature the member of the legislature in article 164 sub clause 1, it is indicative of the position that whereas under that provision a non-legislature can be appointed as a chief minister or a minister, but that appointment would be governed by article 164 sub clause। हाँ, SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 के केस को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 में एक एक्सप्रेशन अगर रहा होता कि फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं इन्हीं में से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चुनाव होगा जिन्हें की गवर्नर अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1, चूंकि ये बात यहां पर नहीं लिखी हुई है, ऐसे में आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 को हम अगर पढ़ेंगे 164 सब क्लॉज 1 के साथ तो हमारे समझ में आएगा कि हाँ, अ नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। लेकिन फिर यहीं पर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 का सब्जेक्शन लगा है which puts a restriction on such a non-member to continue as a minister or the chief minister, as the case may be, unless he can get himself elected to the legislature within the period of 6 consecutive months from the date of which he appointed या she appointed या from the date of his appointment। जो है एकदम चीजें क्लैरिफाई हुई कि 164 सब क्लॉज 1 में कोर्ट कहता है कि फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर अगर ये वर्ड रहा होता तो 164 सब क्लॉज 4 के होने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। चूंकि ये नहीं है, इसका मतलब कि नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड, लेकिन साथ में 164 के सब्जेक्शन के साथ जो है जो बताता है जो है कि नॉन मेंबर जो है 6 महीने से ज्यादा तक जो है सदस्य नहीं हो सकता है। तो 164
4 सब क्लॉज 4 के रिगार्ड में कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 इज जस्ट एन इनेबलिंग प्रोविजन, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ पावर कि उसको अपीलेंट कहे कि नहीं, जयललिता भले ही किसी भी हाउस की मेंबर नहीं थी जो है, वो चुनाव लड़के जीती भी नहीं थी जो है, लेकिन चूंकि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 कह रहा है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट कहता है भैया कि वो इनेबलिंग प्रोविजन है, एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं कि इन एक्सेप्शनल कंडीशंस में जो है किसी व्यक्ति को जो कि नॉन मेंबर है उससे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन जो वो नॉन मेंबर है वो एलिजिबिलिटी रखता हो हाउस का मेंबर होने की, यानी कि 173 में जो क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए गए हैं उन क्वालिफिकेशंस को पूरी करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो है मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है जो कि पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंगली किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा उसे मिली हुई है, जो कि डिस्क्वालिफाइड ग्राउंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफाइड ग्राउंड है आर्टिकल 191 में। तो ऐसे में सच ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो कोर्ट कहता है भैया वो सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, वो कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ऐसे में जो है वो इनेबलिंग प्रोविजंस जो है सिर्फ 6 महीने का समय देते हैं कि 6 महीने में नॉन मेंबर भी अपॉइंट हो सकता है। तो ऐसे में जो है इस रिगार्ड में कोर्ट जो है इस चीज को प्रॉपरली नोटिफाइड करता है। हाँ, कोर्ट आगे कहता है कि चूंकि हम जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और जहां हमने जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने लिए चुना है या बनाया है, वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की बात करती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करती है, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। और चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जहां पर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विधानसभा के प्रति जो है। तो ऐसे में अगर लेजिस्लेचर के प्रति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब कि हमें जो है उन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो भी करना होगा। तो ऐसे में वो मेंबर जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और एलिजिबिलिटी भी नहीं है उसके पास मेंबर होने की, सच ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, क्योंकि फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर नहीं बन जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जो है वो वायलेशन होगा, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जो है वो वायलेशन होगा। 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये इस बात को भी कहा जो है कि जहां पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति जो है। तो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाउस का मेंबर नहीं है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी जो है। तो कोर्ट ने कहा फॉर दिस दैट पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मीट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। और कोर्ट ने यह कहा, फिर कोर्ट आगे कहता है कि ऐसा व्यक्ति, a person who is convicted of an criminal offense and sentenced to more than 2 years of imprisonment, he cannot be appointed as a chief minister। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर होगा, she will be disqualified, क्योंकि उसका कन्विक्शन जो है हो चुका है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो लगभग 2 साल से ज्यादा है। उसके अलावा कोर्ट ने फिर कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8(3) जो है वो भी जो है इस तरह के अपॉइंटमेंट में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और ऐसे में जो है अ पर्सन is not only disqualified under the constitution but also disqualified under the law as per made by the parliament regarding disqualification और qualification जो है। और कोर्ट ने कहा कि her appointment as a chief minister was violative of article 164 of the constitution and therefore unconstitutional and invalid जो है।
कॉन्स्टिट्यूशन के इस एस्पेक्ट में जो है, सॉरी, इस डिसीजन के एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया इस केस में जो है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑब्जर्वेशन by reading the observation of the Supreme Court in this case. The court observed that before observing, the court came to the conclusion that, and the court said that, and the court rejected the argument that the mandate is supreme and the will of the people must be respected. Court just said that mandate must be respected within the ambit of the Constitution. Nor Parliament, nor even the state legislature is above the Constitution. Constitution is supreme, so everything is derivative. Everything, all such constitutional institutions derive their powers from the Constitution. The court said that the mandate can be respected only if it is in accordance with the provisions of the Constitution. The Constitution shall prevail over the mandate. Supremacy in India, it lies with the Constitution, not with the Parliament. The Constitution is suprema lex, the paramount law of the land, and there is no department of or branch of the government above or beyond the Constitution. तो ये इस तरह से कोर्ट ने इस चीज को जो है जस्टिफाई किया। कोर्ट ने कहा कि such a person who is convicted for an offense and ineligible for being appointed as a member of the legislature, such a person cannot be appointed as chief minister or मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है। एक सवाल और था इस केस में कि कैसे गवर्नर ने जो है अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है इन्हें अपॉइंट किया जो है चीफ मिनिस्टर जो है। तो कोर्ट कहता है कि गवर्नर इज ओवर नॉट देयर टू चेक or to adjudicate on qualifications and disqualifications of a person. उसके लिए कौन बैठा हुआ है? उसके लिए उस कंसर्न हाउस का या जो भी इलेक्शन कमीशन है या अपॉइंटमेंट के बाद जो भी स्पीकर हैं, वो उसके लिए अदर अथॉरिटीज है। वो गवर्नर वहां पर इसलिए नहीं है कि वो उन कंसर्न मेंबर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देख रहा है। उसने देखा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई पार्टी सत्ता में आई है, उसने अपना विधायक दल का नेता चुना है, चुनने के बाद जो है किसी को कहा कि ये हमारे विधायक दल के नेता है, इनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए जो है। तो वहां पर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी गवर्नर की जो है कि ऐसे पर्सन को वो मुख्यमंत्री बना सकता है, क्योंकि उसका काम देखना है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ मशीनरी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, या उसका काम है कि इस पोजीशन में ये देखना कि कौन स्थायी सरकार दे सकता है। उसके सामने 2/3 बहुमत से ज्यादा की पार्टी खड़ी हुई है, उसने अपना विधायक दल का नेता चुनकर दे दिया है कि लीजिए आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। तो उस पोजीशन में जो है गवर्नर जो है उसको अपॉइंट करता है। आर्टिकल 361 की जो प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि जब गवर्नर और प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियों को कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उनकी उन जिम्मेदारियों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दे हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस रिगार्ड में ये बात कह भी रहा है आपका कि जहां पर कि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राष्ट्र प्रमुख। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राष्ट्र प्रमुख ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और फॉर एनी एक्ट डन or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers
एंड ड्यूटीज, जबकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपनी शक्तियों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर राज्यपाल अपने संवैधानिक दायरे में कर रहा है, that cannot be challenged in any court of law. If that can only be judicially reviewed, that such an action, any of such action of governor can judicially reviewed in only such condition when the governor has bypassed or goes beyond his powers as per given in the constitution. यही या कहूं कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के को फॉलो ना करते हुए उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। जो पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ चुनकर आई है उसको सरकार बनाने के लिए ना बुलाए, किसी और रूलिंग पार्टी, किसी और पार्टी को बुला ले जिसका कि जो कि मेजोरिटी तक पहुंच भी नहीं रहा है, तो वो चीज जुडिशियल रिव्यूड है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में जब राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री अपॉइंट किया, तो चूंकि राज्यपाल भी इज वन ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसे में उसकी जिम्मेदारी है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम आर्टिकल 159 में पढ़ते भी हैं। तो ऐसे में जो गवर्नर है ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज ओन डिस्क्रिशन। क्योंकि हमने डिस्क्रिशनरी पावर के रिगार्ड में हमने गवर्नर को बहुत अच्छे से जाना हुआ है, तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल जो है गवर्नर इन कंडीशंस में या जिन कंडीशंस में भी करेगा जो है, दैट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द लैंड जो है। तो ऐसे में जो कंसिडरेशन था गवर्नर के सामने कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो उसका लीडर है उसके पास मेजॉरिटी है, तो यहाँ मेजॉरिटी थी, क्या ये पार्टी या इसका लीडर जो है एक स्थायी सरकार जो है दे सकता है विधानसभा में। तो गवर्नर को लगा हाँ दे सकता है। तो गवर्नर ने यहाँ कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं किया। उसने आर्टिकल 361 में अपनी जिम्मेदारियों का प्रॉपर निर्वहन करते हुए जो भी डिसीजन लिया जो है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि गवर्नर यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि वो एडजुडिकेट करेगा इस मामले में, जो है फैसला देगा कि भाई वो क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से निकल कर आ रहे हैं कि कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में जो है कोर्ट, ऐसे में जो है उसका जो फैसला है वो जस्टिफाइड है और क्या कहते हैं कि और इस कंडीशन में जो है वो उसके द्वारा जो किया गया अपॉइंटमेंट है वो सही था जो है। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि कैसे एक कन्विक्टेड पर्सन, एक सेंटेंस पर्सन जो कि हाउस का मेंबर होने की एलिजिबिलिटी ही नहीं रखता है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था या मिनिस्टर बना दिया जाता या बना दिया जाए, तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है। जनता जनार्दन का जो मैंडेट है उसका सम्मान भी होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में होगा। जनता जनार्दन का सम्मान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस के ऊपर नहीं होगा, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव्ड है, और ऐसे में जो है द मैंडेट ऑफ द पीपुल मस्ट बी रिस्पेक्टेड बट विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू बच्चों for your pin drop silence in the class.